नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है विलेन, उसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अणुसंख्य गुणधर्म। ये टॉपिक केवल अकेला नहीं है, इसके अंदर 4 और टॉपिक हैं। क्योंकि नाम है अणुसंख्य गुणधर्म, जैसे हम एक बॉक्स का नाम रखते हैं दें पेटारा, और उसके अंदर हम अपना कीमती सामान भर देते हैं, ठीक उसी तरीके से एक टॉपिक है कि भाई नाम तो अणुसंख्य गुणधर्म है, लेकिन अणुसंख्य गुणधर्म के अंदर जो टॉपिक हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हैं? इसके अंदर 4 टॉपिक हैं मेनली। पहला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का उन्नमन, चौथा परासरण दाब। और ये चारों टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या टॉपिक भी इसे मान सकते हैं। क्योंकि इसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, ये थ्योरी भी पूछ ली जाएंगी, यानी इसकी परिभाषा ये है क्या, नियम क्या है, ये सब पूछ लिया जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं आज अणुसंख्य गुणधर्म का जो दूसरा टॉपिक है। यानी हमने जो एक बॉक्स बनाया है कि भाई ये बॉक्स है, इसका नाम है अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म। और इस टॉपिक के अंदर 4 और, ये जो बक्सा है इसके अंदर 4 और टॉपिक हैं। तो हमने पहला टॉपिक जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है वो पिछली वीडियो में समझ लिया है। अणुसंख्य गुणधर्म क्या है ये भी अच्छे से समझ लिया है। अब हम आज की वीडियो में समझेंगे इसका जो दूसरा टॉपिक है, यानी क्वथनांक का उन्नयन। ये क्या वाला है और इससे न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाते हैं और कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, सब कुछ चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई क्वथनांक का उन्नयन। देखिए इसमें लिखा है एक शब्द क्वथनांक। आखिरकार ये क्वथनांक होता क्या है? तो इसे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि आप सभी ने पानी तो कभी ना कभी उबाला ही होगा, ऐसा तो है नहीं किसी ने पानी ना उबाला हो। तो मान लीजिए कि जो पानी का क्वथनांक होता है, क्वथनांक यानी जो उबलने का तापमान होता है उसी को हम बोलते हैं क्वथनांक। इसका उबलने का तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड बोल सकते हैं। तो ये इसका तापमान होता है किसका, पानी का। जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तापमान तो ये उबलने लगेगा, पानी जो होता है वो उबलने लगेगा। अब जो तापमान है किसी भी वस्तु का, जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, किसी चीज़ को अगर कोई दूसरी वस्तु को उबालते हैं तो वो किसी और तापमान पर उबलेगी। तो यही जो उबलने का तापमान होता है इसी को हम बोलते हैं क्वथनांक। तो क्वथनांक बस टर्म बदल दिया है कि बोलने का थोड़ा तरीका अलग है, बाकी है क्या, सिंपल भाषा में अगर समझे कि भाई उबलने का तापमान है, किसी पदार्थ के उबलने का तापमान है। फिर इसमें एक और है उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। तो ये उन्नयन क्या है? उन्नयन कुछ नहीं है, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था अवनमन। अवनमन का अर्थ होता है कि घट जाना या कमी आना, और ठीक उसी तरीके से ये है उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना या इंक्रीज, इंग्लिश में बोल सकते हैं इंक्रीज हो जाना। तो क्वथनांक का उन्नयन यानी जो क्वथनांक जो किसी पदार्थ का पदार्थ के उबलने का जो तापमान है वो बढ़ेगा कैसे। जैसे मान लीजिए हमने ये लिया है एक कंटेनर और इसमें हमने खूब सारा पानी भर दिया है। अब इसको अगर नॉर्मली केवल पानी है इसमें, तो इसको अगर हम उबालेंगे तो ये कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। अब इसका क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसके क्वथनांक को बढ़ाया कैसे जा सकता है, यही कहता है, मतलब क्वथनांक बढ़ेगा कैसे, इसी को समझाता है क्वथनांक का उन्नयन। यानी हम इसमें कुछ ऐसा चीज़ मिला दें जिससे कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है ये जाकर 100 डिग्री टू ऐसे या 103 इस तरीके से इतने डिग्री तापमान पर उबले। जो पानी है वो 100 डिग्री की बजाय 102 या 103 डिग्री तापमान पर उबलने लगे, यानी क्वथनांक इसका बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ेगा कैसे, चलिए परिभाषा थोड़ा समझते हैं, फिर सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ। क्वथनांक के उन्नयन की अगर परिभाषा देखें तो परिभाषा में लिखा है जब किसी वाष्पशील द्रव में, अब ये एक और बला आ गई इसमें, वाष्पशील द्रव क्या होता है। देखिए वाष्पशील द्रव की अगर हम बात करें तो वो पदार्थ या वो द्रव जो उबलकर भाप में बदल जाए उसे हम वाष्पशील बोलेंगे, और जो उबलकर भाप में ना बदले उसे अवाष्पशील बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा टर्म आपको याद रखना है। वाष्पशील क्या होता है, जो भाप में बदल सकता है, और अवाष्पशील क्या होता है, जो भाप में नहीं बदलता है। जो भी पॉइंट आएंगे मैं उसे समझाता हुआ चलूंगा। देखिए जब किसी वाष्पशील द्रव में, यानी जो भाप में बदल सकता है, उस द्रव में अवाष्पशील पदार्थ जो भाप में नहीं बदलता,
तो वो अगर दोनों मिला दिए जाएं, जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। किसके वाष्प दाब में? जिसमें हमने मिला लिया। जैसे हमने एक कंटेनर फिर से बना लेते हैं और इसमें हम लेते हैं थोड़ा सा पानी। तो चलिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें क्या है भाई, मेनली इसे हम विलायक भी बोल सकते हैं कि ये विलायक है। अब हम इसमें ऊपर से क्या डाल दिए? नमक। नमक क्या होगा? ये विलय होगा। नमक क्या होगा? विलय। यानी जिसे हम घोलते हैं वो विलय होता है और जिसमें घोलते हैं उसे हम विलायक बोलते हैं। नमक क्या है? अवाष्पशील पदार्थ है, यानी ये भाप में नहीं बदलता। और पानी क्या है? वाष्पशील पदार्थ है। अब हम इनको क्या करेंगे? मिला लेंगे इसी में। मिलाने के बाद क्या होगा कि वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। किसके वाष्प दाब में? जो पानी था पहले, जो इसका वाष्प दाब था वो ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे जब हम ज़्यादा मात्रा में मिलाते जाएंगे तो पानी के वाष्प दाब में कमी आएगी। वाष्प दाब क्या होता है पिछली वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, क्योंकि ये अलग ही टॉपिक है। इसे अच्छे से पिछली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। और उसमें जो मैंने बताया पहला जो टॉपिक वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वो भी वहाँ पर मैंने समझाया हुआ है। अणुसंख्य गुणधर्म के आपको चारों टॉपिक किसी भी हाल में नहीं छोड़ने हैं। तो उसके वाष्प दाब में कमी आएगी किसके? जिसमें हम मिलाएंगे यानी वाष्पशील पदार्थ के। तथा क्वथनांक बढ़ जाएगा, यानी जो पानी का क्वथनांक पहले 100 डिग्री था, अब इसमें नमक मिलाने के बाद इसका क्वथनांक 102 डिग्री सेल्सियस या 103 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए जब पानी में हम नमक घोलेंगे कुछ समय के बाद क्या होगा, नमक धीरे 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 यहाँ तले में इसके बढ़ जाएगा, तल में बढ़ जाएगा। अब जब नीचे से हीट दी जाएगी तो नमक पर ज़्यादा हीट जाएगी, ना कि पानी पर। पानी पर जाएगी, लेकिन जैसे अगर नॉर्मल केवल पानी होता तब जितनी हीट जाती उतनी अब नहीं जाएगी, क्योंकि अब नीचे एक परत बन चुकी है नमक की। तो पहले जो ऊष्मा निकलेगी उसे नमक अब्जॉर्ब करेगा, फिर धीरे धीरे नमक से ऊष्मा पानी में जाएगी। तो यानी तापमान जब ज़्यादा होगा तभी ये उबलेगा, यानी इसका क्वथनांक बढ़ गया। तो एक चीज़ हम इससे समझे कि अगर किसी भी वाष्पशील पदार्थ में अगर हम अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, यानी भाप जो होती है, भाप का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी उबलने की जो क्षमता होती है, उबलने का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। यानी पहले कम तापमान पर उबलता था, अब ज़्यादा तापमान पर उबलेगा। तो वही कहता है क्वथनांक का उन्नयन। और इसे ही हम क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन, यानी उबलने के तापमान में बढ़ोतरी हो गई, इसी को क्वथनांक का उन्नयन कहेंगे। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीबी, ये याद रखना है, एक भी इससे फॉर्मूला बनेगा। अब डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है टीबी एस माइनस टीबी नॉट। यहाँ पर ये एक इससे यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आएगा। अब देखिए ये टीबी एस क्या है और टीबी नॉट क्या है। डेल्टा टीबी तो हम समझ ही लिए कि क्वथनांक का उन्नयन है। अब डेल्टा जो टीबी एस टीबी एस जो लिखा है यहाँ पर, ये क्या है? ये है विलयन का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक क्यों है? क्योंकि अब हम नमक जब मिला दिए हैं तो इसमें दो पदार्थ हो गए। विलयन कभी एक पदार्थ का नहीं होता है। विलयन की परिभाषा ही है दो पदार्थों का मिश्रण, या ऐसे भी हम पहले पढ़े हैं दो पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो वहीं क्या होता है? विलयन होता है। लेकिन यहाँ पर समांगी असमांगी का कोई अंतर नहीं है कि दो पदार्थों का अगर मिश्रण हो गया तो विलयन है। तो यहाँ पर क्या है भाई, हमने दो पदार्थ जब मिला दिए तो ये विलयन, अब इसका क्वथनांक कुछ होगा, तो वही क्या है? डेल्टा टीबीएस, यानी विलयन का क्वथनांक। अब ये टीबी नोट क्या है? टीबी नोट यानी जब हम पहले पानी लिए थे तो पहले भी पानी का कुछ क्वथनांक होगा ना, पहले पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता था, तो वही है डेल्टा टीबी टीबी नोट। तो ये टीबी नोट क्या है भाई? ये है जो पानी है इसे हम बोलते हैं विलायक का क्वथनांक। विलायक का क्वथनांक। तो ये आपको टर्म याद रखने हैं। अब यहाँ पर एक सबसे जरूरी, अभी देखिए ये फॉर्मूला इतना जरूरी नहीं है, अभी जो आगे आने वाला फॉर्मूला है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं क्वथनांक का जो उन्नयन है उसका मोलरता से किस तरीके का संबंध है, क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्वथनांक के उन्नयन तथा मोलरता में किस तरीके का संबंध है? देखिए एक होता है मोलरता और एक होता है मोललता। तो यहाँ पर ध्यान रखना,
अगर थोड़ा सा भी चेंज किया, जैसे मोलरता हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर मोललता लिखना है। तो यहाँ पर क्वथनांक के उन्नयन तथा मोललता में किस तरीके का संबंध है? अगर देखिए क्वथनांक का उन्नयन हमने अगर निकाला था तो था डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी एस और माइनस टी बी नॉट, ये था। ये क्या था? क्वथनांक का उन्नयन। अब संबंध अगर देखें तो डेल्टा जो टी बी होता है वो समानुपाती होता है मोललता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इनके बीच में संबंध होता है। और हम सभी को पता है कि जहाँ पर भी समानुपाती का साइन आता है वहाँ पर कोई ना कोई, जब बराबर का इक्वल का साइन लगाते हैं तो वहाँ पर कोई नियतांक आता है। तो यहाँ पर भी कोई नियतांक आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी और फिर मोललता, यानी यहाँ पर जो नियतांक आया है वो क्या आया है? के बी आया है। ये के बी क्या है? मोललता उन्नयन स्थिरांक। ये थोड़ा ध्यान रखना है, मोललता उन्नयन स्थिरांक। अब यहाँ पर हम अगर मोललता का जो फॉर्मूला है वो लिख दें तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? मोललता बराबर होता है डब्ल्यू ए इंटू 1000 और बटे में एम ए इंटू डब्ल्यू बी। अब ये सब क्या है? डब्ल्यू ए क्या है और ये एम ए क्या है, ये सब हम अभी इसी के साथ में समझ लेंगे। तो यहाँ पर मोललता की जगह पर ये फॉर्मूला रखेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बटे में एम ए इंटू डब्ल्यू बी। और यही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। आप पिछले ईयर्स के, चाहे आपके पास किताब है या मॉडल पेपर है, अगर आप देखेंगे उसमें तो इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे हुए हैं, या आप कहीं पर जैसे ऑनलाइन सर्च करके भी देख सकते हैं कि इस पर किस तरीके के न्यूमेरिकल और कितने ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में हमें सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो 3 ही चैप्टर से पूछे जाते हैं। और 3 चैप्टर हैं तो काफ़ी ज़्यादा चैप्टर, लेकिन 3 चैप्टर से पूछे जाते हैं तो 3 चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं हैं, क्योंकि हमें समझना है उसके बारे में। रिएक्शन से ज़्यादा वो समझनी है, कैसे क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करें, इस तरीके के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा, तो अपना जो पहला चैप्टर हो गया विलेन, फिर रासायनिक बलगत, इन सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल के जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। और ये जो फॉर्मूला है, अब यहाँ पर क्या है? डब्ल्यू ए क्या है? चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। डब्ल्यू ए बराबर यहाँ पर क्या है? विलय का भार। अब विलय क्या होता है मैंने समझा दिया है कि विलय जिसे हम घोलते हैं वो विलय कहलाता है। विलय का भार, विलय का भार। और एम ए क्या है? विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। और फिर इसके बाद में डब्ल्यू बी यहाँ पर जो दिख रहा है, ये डब्ल्यू बी क्या है? विलायक का भार। तो ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा इसी पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और ये जो क्वथनांक का उन्नयन था, इसमें आपको इतना ही तैयार करना है। देखिए ग्राफ वगैरह है, लेकिन वो आपके लिए बस समझने के लिए हो सकता है, लेकिन एग्जाम के लिहाज से ज़्यादातर वो पूछा नहीं जाता। ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल किस पर पूछे जाएंगे? फॉर्मूले पर पूछे ही जाएंगे। और खुद जी जैसे पूछ लेता है कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ये पूछा हुआ भी ऐसे पूछ सकता है कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, फिर उसके साथ ही ऐड कर देता है न्यूमेरिकल। तो इस तरीके के सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि ये जो चैनल है इस पर आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। थोड़ा समझा दे, फ्री में पीडीएफ, संपूर्ण पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी। और हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम से 4-5 महीने पहले ही संपूर्ण पीडीएफ आपको बिल्कुल टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा देते हैं सभी सब्जेक्ट की। और जो टॉपिक चल रहे होते हैं उसकी भी हम साथ में पीडीएफ प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। और आपके ये जो अणुसंख्य गुणधर्म है, इसका एक पहले वीडियो हो भी चुका है, लेकिन उसकी मैंने बोल रखा है कि पीडीएफ जो मिलेगी आपको, ये जब चारों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे एक साथ ही पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और इस बार हमने एक नया चेंज किया है कि आप सभी, जैसे एमसीक्यूज जो होते हैं वो
बहुत अधिक हमें तैयार करने पड़ते हैं। एमसीक्यूज ऐसा तो है नहीं 10 तैयार कर लेंगे, 20 तैयार कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 10-20 तो क्वेश्चन आते ही हैं। तो एमसीक्यू हम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, जितने ज़्यादा तैयार कर लें, उतने हमारे लिए बेहतर होगा। तो एमसीक्यू के लिए हमने एक सोचा है कि आपको क्या करना है, एमसीक्यू का टेस्ट देना है। आप सोच रहे होंगे एमसीक्यू का टेस्ट देने के लिए आप लोग फीस रखे होंगे, तो देखिए फीस 1 भी रुपया नहीं है, आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर फ्री में, बिल्कुल फ्री में सभी सब्जेक्ट के आप टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पर टाइमर लगा होगा, आपके पास दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर भी बनेगा, ताकि आप समय का लिहाज करते हुए और समय का अनुभव करते हुए एग्ज़ाम की तरह प्रेशर बनेगा आपके दिमाग पर, तो आप अच्छे से कर पाएंगे और आपके सोचने की जो क्षमता है वो भी ज़्यादा डेवलप होगी, रिकॉल करने की क्षमता वो भी डेवलप होगी। तो आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं, यानी आपकी संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी, चाहे आपका हिंदी हो जाए, चाहे इंग्लिश हो जाए, चाहे फिजिक्स हो जाए या केमिस्ट्री हो जाए। तो अगर आप क्लास 12th में हैं और चाहते हैं कि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।